कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत हो चुका है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है मंगरा भाई। तो सबसे पहले हम किसान भाई बहनों को क्या दिखाते हैं? कृषि समाचार। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार जिला में सुकर विकास योजना है लागू। राज्य के किसानों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला में पशुपालन विकास के लिए सुकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना में प्रति इकाई 20 मादा और 4 नर सुकर का प्रावधान है, जबकि सुकर कंपोजिट फार्मिंग के लिए 10 मादा और 2 नर सुकरों की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक जिला पशुपालन पदाधिकारी लातेहार के कार्यालय में 19 जुलाई 2014 से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य के कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने बताया कि राज्य के किसानों को अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत बीमित किसानों को दुर्घटना होने या परिवार के मुखिया के आकस्मिक निधन होने पर मुआवजा या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में कृषि मंत्री ने कृषि सचिव को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में पारित कराया जाएगा। टहनियों से आम फल तोड़ने के बाद अगर ढेर बनाकर या बेढंगे तरीके से रखा जाए तो फल सड़न का खतरा पैदा हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए आम तोड़ाई के बाद फल को लकड़ी के बक्से में रखना चाहिए। किसान भाई, अगर आपने बागवानी फसल में आम की खेती की है तो आप बाजार में अपने गुणवत्तापूर्ण आम फल से ही अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है तुड़ाई के बाद फलों का बेहतर रखरखाव और प्रबंधन। ये कैसे होगा, इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाइयों, जब भी आप आम की तुड़ाई करते हैं तो आम में तोड़ने के बाद में हम प्राय देखते हैं कि हम आम के फल को ऐसे वैसे रख देते हैं, जिसकी वजह से उससे निकलने वाला जो सेप है आम के फल के ऊपर लगता है और वो सड़ाने में बहुत उसका जो काम होता है वो फल को बहुत ज़्यादा सड़ाता है। इससे रोकने के लिए जब आप फल की तुड़ाई करें तो लकड़ी के जो जैसे बने हुए स्ट्रक्चर हैं उसमें उसको उल्टा रखें, जिससे उसका जो निकलने वाला सेप है आम के फल पे न लगे, और इससे नहीं लगने की वजह से आपके फल जो है वो सड़ने की समस्या बहुत हद तक दूर होगी। जो किसान खरीफ के मौसम में तिलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं वो 15 जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर दें। इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद DRFS 108 या संकर किस्म HS 44 लगाएं। सूर्यमुखी की बुआई में 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। साथ ही कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए सामान्य किस्मों में DRSF 108 लगाएं। ये 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर किस्म SS 44 की उपज क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम करते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, जो बताएंगे अपनी कामयाब खेती का राज। आज जिस सफल किसान से हम मिल रहे हैं, इनकी कामयाबी का राज है कि ये अपनी खेती में आने वाले व्यवधानों के प्रति काफी सतर्क रहते हैं। समस्या का त्वरित समाधान हो, इसके लिए उपाय और विकल्प दोनों तैयार रखते हैं। टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं, और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2625 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5550 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4200 रुपए से 4300 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो जानकारी हम आपके लिए बहुत सारा लेकर के आए हैं और ढेर सारा जानकारी भी देंगे और हमारे एक नए मित्र भी मिलने वाले हैं, लेकिन उनसे मिलें और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में बात करें। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा विराम क्यों ना ले लेते हैं? बिल्कुल। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। तो अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। एकदम सिलसिला शुरू किया जाए। निश्चित है कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है। झमाझम बारिश भी हुआ। बिल्कुल। तो आज हम बात करते हैं कुछ बरसाती मौसम में सब्जियों में लगने वाले रोग, उसकी पहचान और उसके निदान के बारे में। माने कि जो किसान भाई बरसाती सब्जी का खेती कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें जो रोग होता है, बिल्कुल, तो उसको कैसे पहचाने? हाँ, उसके लक्षण को, माने क्या उसके लक्षण है, वो देखेंगे तो जान जाएंगे कौन सा रोग है और क्या उसका निदान है। तो आइए किसान भाइयों, इसी विषय पर हम जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। तो जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। आज कौन सी जानकारी हम अपने किसान भाई बहनों को देने वाले हैं? देखिए किसान भाई, बात ऐसा है कि अभी एकदम झमाझम बारिश हो रहा है, कभी रुकता है कभी बरसता है ना। किसी इलाके में खूब बारिश, किसी इलाके में कम बारिश। तो क्या है कि पानी, खेती करने में पानी की काफी परेशानी हो रही है। इसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये जो असंतुलन है, तो इसको हम लोग अगर सही करना चाहते हैं, खेती में पर्याप्त पानी मिले, इसके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है पानी का संग्रहण किया जाए, जल संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग हम खेत में करें। जैसा कि जानते हैं कि खेती गृहस्थी के लिए जल का महत्वपूर्ण स्थान है और आज जो हमारा खेती व्यवस्था है वो पूरी तरह से मानसूनी जलवायु पर निर्भर करता है। और हमारे वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक इस बार कह चुके हैं कि इस बार के मानसूनी जलवायु में बहुत कम बारिश होगी हमारे यहाँ। तो
हम किस तरह से जल को बचाएं, जल का संग्रह करें, इसके लिए आज इन सभी बातों पे बात करने के लिए आज हम मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परवेज आलम साहब। हमारे किसान भाई को ये बताएं कि जल संग्रह वो किस तरह से इसका करेंगे। देखिए, जल संग्रह क्यों करेंगे ये बहुत जानना ज़रूरी है पहले चर्चा को आरंभ करने से पहले। तो जैसा कि हम सभी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे किसान भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड में जो भी खेती होती है वो वर्षा आधारित होती है और यहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा है वो सिर्फ 12 से 13% ही है। यानी कि जो हमारा ज़्यादा भाग है वो बिना सिंचाई की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है और वहाँ के किसान सिर्फ और सिर्फ वर्षा के पानी पर डिपेंड करते हैं अपनी खेती करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर जो पानी का जो स्रोत आपको मिल रहा है और वो है वर्षा, तो उस पानी को हम कैसे बचाएं ताकि हम अपनी खेती को ज़्यादा सफल बना सकें। तो इसीलिए ये चाहिए कि जब वर्षा ऋतु आरंभ होने को है तो आप उससे पहले कुछ सावधानियां करें जिससे कि आपको पानी की समस्या से जूझना न पड़े। जैसे कि अभी मान लीजिए कि वर्षा मानसून अभी जस्ट अब आने ही वाला है। आप क्या करें कि खेतों में जो खेत के जो मेड़ हैं यानी जो आर कहते हैं देहात में, आर को आप अच्छी तरह से दुरुस्त कर लें, ठीक ठाक कर लें। आर को दुरुस्त करने का मेरा आपसे ये मतलब है कि जब आर आप दुरुस्त कर लेंगे और जब पानी वर्षा का जब पानी मिलेगा खेत में, तो आपके खेत में जो पानी जमा होगा वो खेत में ही रहे, तो वो खेत से निकल के बगल वाले के खेत में या दूसरे के खेत में न जाए। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो खेत में भगवान की तरफ से जो पानी मिल रहा है उसको पूरा संचित करने का प्रयास करें ताकि आपकी ज़मीन जो है वो खेती के लिए ज़्यादा तैयार हो सके। दूसरा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि ऐसी ज़मीन है, ढलुआ ज़मीन है या ऐसा ज़मीन है कि जिसमें पानी का स्रोत एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो वैसे हालत में क्या करना चाहिए कि खेती करने से पहले ज़मीन की जो जुताई करेंगे वो ढलुआ के अनुकूल नहीं करेंगे। यानी जिस तरफ से ढालू है या जिस तरफ से चढ़ान है उस तरफ आप जुताई नहीं करेंगे बल्कि उसके विपरीत दिशा में करें। ऐसा जुताई करके अभी आप छोड़ दें, क्योंकि इससे करने से क्या लाभ होगा कि जब वर्षा जब पड़ेगा आपके खेत में तो ऊपर से जब वर्षा की पानी जब नीचे की तरफ आएगा और अगर आपने उसको उल्टा विपरीत दिशा में जोत के रखा है तो ये एक बैरियर का काम करता है, यानी पानी को बहने से रोकने का काम करता है। और आप ये भी जानते हैं कि ढलाऊ ज़मीन में जब पानी का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज़ होता है और ये जब बहाव तेज़ होता है तो क्या करता है कि ये अपने साथ उर्वरक मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो अगर आप इस पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उस खेत की आपकी उर्वरक मिट्टी जितनी भी है सब बहा करके कहीं और चली जाएगी और आपका खेत बंजर होने का संभावना है। तो इसलिए आप विपरीत दिशा में जुताई करें तो इससे आपका दो लाभ है। एक तो आपका उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी और जो जल है वो जगह जगह पर आपके खेत में रुकेगा और वहाँ से वो नीचे जाएगा, तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसान भाई मान लीजिए कि ढलुआ ज़मीन पर खेती करने का सोच रहे हैं, मान लीजिए वो कुछ फलदार वृक्ष लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि ढलुआ ज़मीन पर धान की खेती नहीं हो सकती है, तो ढलुआ ज़मीन पर हम चाहते हैं, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि उस पर जैसे फलदार वृक्ष हैं, जैसे अमरूद है, जैसे बेर है, ये इन सब पौधों को वहाँ पे लगाएं और जो पानी जो मैंने बताया जिस ढंग से रोकने के लिए उस ढंग से वहाँ पर रोक करके पानी को उससे आप सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको उन वृक्षों के लिए कहीं अन्यत्र पानी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई ढलुआ ज़मीन पर क्या लगाना चाहिए और वर्षा का कैसे संचय करना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं और पानी की बहुत समस्या होती है तो उसमें अगर आप पहले से अलर्ट हैं, जैसे मान लीजिए खेत के चारों तरफ आप 2 मीटर बाई 4 मीटर का गड्ढा और 6 मीटर के आसपास का गड्ढा अगर आप बना लेते हैं तो जो भी वर्षा के समय में पानी मिलेगा वो गड्ढे में एकत्रित होता जाएगा। और जब आप लगाए होंगे और जिस समय आपकी फसल को ज़्यादा आवश्यकता होगी पानी की, तो आप उस गड्ढे से संचित जो पानी है उस पानी से आपने फसल को आप पटा सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर फसल आपका नुकसान होने वाला था वो नुकसान से आप बच जाएंगे।
डॉक्टर साहब और कुछ ऐसी विधि है कि जैसे रेन हार्वेस्टिंग की बात चल रही थी, सरकार के द्वारा कुछ प्लान, कुछ कृषि विभाग के द्वारा कुछ ऐसे प्लान है, कोई योजना है सरकार के द्वारा, तो ये जल संग्रह की कोई, तो इसको हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि अभी सरकार के द्वारा ये हुआ है कि जल संग्रह के लिए हर एक पंचायत लेवल पे, हर एक ब्लॉक लेवल पे ये वाटर शेड बनाने की योजना है और उसके लिए सरकार बहुत इस दिशा में कदम भी उठा रही है। और जब ये वाटर शेड का निर्माण हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि किसान भाई चाहे तो वर्षा के ऋतु में तो खेती करेंगे ही, और वो रबी में भी इसका फसल उगा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार का तो प्रयास अपनी जगह पर है ही, किसान भाई खुद से चाहें तो अपना वाटर शेड का निर्माण वो खुद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जिस आप अपने गांव में आप देखिए, गांव में एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहां पे पूरे गांव का पानी वहां पर से गुजरता है या वहां पे इकट्ठा होता है। तो आपको बस आप उस जगह को पहचानिए कि जहां से आपका पूरा पानी, आपका पूरे गांव का पानी निकल रहा है, उस जगह पे आप छोटे छोटे डैम टाइप का निर्माण कर सकते हैं। ये पत्थर से या ईंटा से आप घेर करके छोटा छोटा निर्माण करिए। ये छोटा छोटा निर्माण में लागत बहुत नहीं के बराबर आती है, बहुत कम आता है। अगर आप सामुदायिक तौर पे करें, यानी 10-12 किसान मिलकर करें, तो आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि आप उस पानी को फिर अपने फसल में जब आप इरिगेशन देंगे तो जो उससे लाभ मिलेगा वो उस लागत से कहीं ज़्यादा होगा। इसलिए आप छोटे छोटे चेक डैम या फिर वाटर शेड का निर्माण करें और इससे आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इसका हमेशा सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, जल को बचा के रखें। हम आगे और सब जानकारी के लेकर आते, पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब को हम इस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, देखें हमारे जो विशेषज्ञ थे परवेज आलम जी, डॉक्टर परवेज आलम जी, कितना बेहतरीन बात बताएं जल संग्रहण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर और उसके जो उपाय हैं इस विषय को लेकर। निश्चित ही हमारे किसान भाई बहन अगर उनकी बातों पर अमल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो बहुत ही फायदा मिलेगा उन्हें। तो अब आप बताइए कि अब आप जानकारी देंगे या इसी विषय पर, जो हम विषय पर अभी बात किए, उसी विषय पर देखते हैं एक छोटा सा संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। वाह वाह, देखिए केतकी बहू जी, आज हमारे साथ हमारे नए मित्र जुड़ चुके हैं। जोहार 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 जोहार। जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो पत्रकार बंधुवर, कृपया करके आप ये बताने का कष्ट करें कि आज किस विषय पर हमारे कृषक बंधुओं को आप जानकारी दे रहे हैं। ऐसा है कि आज हम अपने किसान भाइयों को ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप श्री विधि से धान की खेती करते हैं तो इसमें कोनो वीडर कृषि उपकरण का क्या महत्व है। अच्छा, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश कुमार के पास। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अविनाश कुमार जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ आ चुका है और झारखंड में धान की खेती लगनी शुरू हो गई है और आजकल विशेष तौर पर SRI विधि से धान की खेती हो रही है और जिसमें कि हम देख रहे हैं कि समस्या बहुत ही खरपतवार की है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसी समस्या के निदान के बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर अविनाश कुमार जी। मैं आप लोगों को ही बताऊंगा कि ये जो मैं यंत्र लेके खड़ा हूँ उसका उपयोग कैसे करें और उसका क्या लाभ आप लोगों को मिलेगा। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर किसान झारखंड के हों चाहे बिहार के हों, वो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं ताकि उनको कम ज़मीन में खेती करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और वो कम खर्च में अधिक अपना उत्पादन बढ़ा सकें।
तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि श्री विधि में आप लोगों ने देखा होगा कि एक निश्चित दूरी पर पौधों को लगाया जाता है। बिछड़ा तैयार करके किसान भाई उसे लगाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन बाद जब बिछड़ा लगा देते हैं तो आप लोग देखते होंगे खरपतवार होने लगता है खेत में। उसको जैसे कि पारंपरिक विधि में किसान भाई लोग करते थे कि हाथ से निकालते थे, टाइम लगता था और खर्च भी ज़्यादा लगता था। तो उसको हटाने के लिए KGVK ने एक यंत्र बनाया है जिसे SRI पेडी वीडर हम लोग कहते हैं। यह एक यंत्र है, इसको चलाने से आप लोग जितने भी किसान भाई हैं खरपतवार खेत में आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। क्योंकि खरपतवार ये वीडर चलाने से उनके जो खेत के जो धान के जो पौधे होते हैं, जड़ होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। उन्हें समुचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश और जितने भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उन्हें मिलती है, जिस कारण उनका उत्पादन बढ़ जाता है। इस वीडर को चलाने का तरीका यह है कि इसे आप साधारणतः ये हैंडल पकड़कर ये आगे पीछे करके पुश एंड पुल एक्शन पर चलाइए, मतलब कि आगे पीछे कीजिए तो आपका जितना भी खरपतवार है उस रोटोर में लग के सड़ जाएगा, गल जाएगा और वो खुद एक उर्वरक बन जाएगा, जिससे आपका पौधे की विकास भी होगा और आपका उत्पादन ही बढ़ेगा। इसका और तकनीकी अगर जानकारी आप लोगों को किसान भाई चाहिए तो आप KGVK से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर जब ये यंत्र हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी मेरे हिसाब से किसान भाइयों को ये बरतनी चाहिए कि चलाने में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि चलाने के लिए उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा उनको ताकत लगेगा, जिस कारण किसान भाई चलाने के क्रम में तुरंत थक जाएंगे। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो आराम से इसको चला सकते हैं पूरी दिन भर। इन्हें महिलाएं भी चला सकते हैं यहाँ तक कि, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँच पाएगा। और ट्रेनिंग की आपने बात की सर, तो हमारे किसान भाई ये ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इससे ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। KGVK से संपर्क करके किसान भाई ट्रेनिंग की उपलब्धता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप खरपतवार नियंत्रण के लिए पैडी वीडर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर जो हमारे किसान भाई इसे अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहें तो वो इसे कहाँ से प्राप्त करें? इसे ये KGVK से प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारा ऑफिस बरियातू में भी है, चशैर होम रोड में, वहाँ से भी ये ले सकते हैं वीडर। और ऐसे बाज़ार में हमारे किसान भाई के लिए ये उपलब्ध कराया गया है क्या? नहीं, बाज़ार में ये हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम ही लोग से लेना पड़ेगा किसान भाइयों को। और अन्य जानकारी जो आप हमारे किसान भाइयों को इस विषय में देना चाहेंगे इस यंत्र के बारे में? और मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, आजकल तो आप किसान भाई देख रहे हैं कि ज़मीन कम होते जा रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जितना हो सके श्री विधि से ही खेती करें, ताकि उनके कम खर्च में, क्योंकि आजकल किसान चाहते हैं कि मेरा कम खर्च में अधिक उत्पादन हो। आजकल झारखंड में ज़्यादातर किसान छोटे वर्ग के होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, जिनके पास खेत का जो एरिया वो कम होता है, तो वे चाहते हैं कि मतलब कम एरिया में मेरा अधिक से अधिक उत्पादन हो। मेरी सलाह है कि किसान भाई श्री विधि से ही खेती करें और खरपतवार हटाने के लिए पैडी वीडर का यूज़ करें, कृषि उषा पैडी वीडर का। सर, हमारे कुछ किसान भाइयों की शिकायत भी है कि जब हम श्री विधि से खेती कर रहे हैं, पौधों की दूरी हुई तो जितना वो मोटा उगना चाहिए वो उगता नहीं है, और कुछ मतलब कि खरपतवार भी उस तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा। तो उसमें क्या खामी है, या ट्रेनिंग की कमी है, कि क्या खामी है हमारे किसान भाई को? मेरे हिसाब से जो श्री विधि में जो पौधों की दूरी होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। किसान भाई शायद उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि ये दूरी रखनी चाहिए श्री विधि में, क्योंकि हम लोग जितने भी ट्रेनिंग करवाते हैं और जो भी गांव में किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इतनी दूरी होनी चाहिए और खेत में कम से कम 1.5 मीटर पानी होना चाहिए। तो 1.5 मीटर पानी में ही वीडर अच्छी तरह से चल पाएगा। और वीडर को चलाने का अच्छा ट्रेनिंग अगर किसान को मिला जाए और वो प्रॉपर तरीके से अगर दूरी मेंटेन करें कि प्लांट टू प्लांट, पौधे तो पौधा, तो वो मेरे हिसाब से उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो विशेषज्ञ साहब, आपने हमें खरपतवार नियंत्रण के बारे में श्री विधि में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, अरे आप कहाँ थे भाई इतने दिन तक आए? अरे पहले ये बताइए कि आपको कैसी लगी ये जानकारी? बहुत बढ़िया जानकारी आपकी बहुत अच्छी थी। हमें क्या, हमारे किसान भाई बहनों को भी बहुत अच्छी लगी है जानकारी। कितना बेस्ट बात बताएं हमारे अविनाश जी कि कोनो वीडर जो हमारा कृषि यंत्र है वो श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं तो कैसे उसे कतारों में चलाएं। तो किसान भाई, हम आपसे इजाज़त लें से पहले हम आपको देते हैं अपने पते की जानकारी। तो आप कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ,
द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, परंतु कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या हमें सुझाव देना हो, आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। खत लिखेंगे तभी हम कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें मंगरा को और हमारे नए मित्र कुमार जी को दीजिए इजाजत। जोहार।